ये ग्रीस कॉटन के मिस्टर नागेश थे जो आप बता रहे थे कि आगे चल के अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी ई व्हीकल सेगमेंट्स में, और कंपनी भी काफी एग्रेसिव इस चीज में दिखती हुई दिख रही है। खैर, इस बीच मार्केट्स के अंदर आज का रिदम, जैसे आपको अजय भी बता रहे थे कि आज सबसे ज्यादा नोटिस या पूरा ट्रैक्शन इसने खींच रखा है वो है बैंक निफ्टी। बैंकिंग के 3-4 बड़े शेयर एक्सेस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जो थोड़े लेगार्ड थे वेटेज के हिसाब से आज अपना दमखम काफी दिखा रहे हैं, और बैंक निफ्टी करीब करीब 2% ऊपर है। ये रेयर है, आज सुबह एसजीएक्स निफ्टी में ऐसा कहीं नहीं दिख रहा था कि बैंक निफ्टी 2% ऊपर भी जा सकता है। राजेश पलविया इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक्सेस सिक्योरिटी से। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर। मैं बैंकिंग शेयर से शुरू कर रहा हूं सर। एक्सेस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इसमें तीनों को चेक करके बताइए इनमें और कितना दम है। आज मान लो ले लिया या कल लिया हुआ था, अभी और चलेगा? गुड आफ्टरनून रिम्पी जी और हैप्पी न्यू ईयर। इटिनाउ स्वदेश के सभी टीम मेंबर्स को और इटिनाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, बिल्कुल डिम्पी जी, आज जो मार्केट का टेक्सचर है काफी बदला हुआ है। नए साल के पहले दिन वर्किंग डे पे हमें तेजी आज देखने को मिल रही है और अब 17,500 के ऊपर अब निफ्टी ट्रेड कर रही है, और बैंक निफ्टी का जो है आउट परफॉर्मेंस है ये काफी एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए, और अब 36,000 के ऊपर हम ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो अब हमें लगता है कि ये जिस तरीके से एक बैरियर को क्रॉस करके निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ट्रेड कर रही है, हमें लगता है कि ये मोमेंटम और यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। निफ्टी में हम मान के चल रहे हैं 17,750 तक की अपसाइड यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। और बैंक निफ्टी की बात करें तो अब 36,000 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट लेवल जो हमें दिखता है बैंक निफ्टी का वो आता है करीब 60 से 35,000 की तरफ। तो दोनों ही इंडाइसेस हमें लगता है कि और एक का मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है अब स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले। निफ्टी में स्टॉप लॉस ट्रेल करके 17,500 पे लेके आए, और बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस हमें लगता है अब यहाँ पे 35,850 के आसपास लेके पोजीशन कैरी करना चाहिए लॉन्ग साइड। ओके, और राजेश आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज अभी कौन से होंगे? तो पूजा जी, पहला स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो तो बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हम कैनरा बैंक पे यहाँ पे बाय देने की सलाह देंगे। कैनरा बैंक का सेटअप देखें तो जिस तरीके से स्टॉक में एक लोअर साइड से रिकवरी बनी, 205 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कैनरा बैंक यहाँ से अच्छा करते हुए दिख सकता है। 215 तक के टारगेट हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। 198 का स्टॉप लॉस रख के कैनरा बैंक बाय किया जा सकता है। जो दूसरा सेक्टर हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है सीमेंट स्पेस का। उसमें ग्रासिम यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक में लास्ट 2 सेशन से अप ट्रेंड बना हुआ है, और तरीके से करेक्शन के बाद रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ग्रासिम 1700 तक यहाँ तक होते हुए दिख सकता है। 1625 के स्टॉप लॉस पे ग्रासिम भी बाय किया जा सकता है। तीसरा सेक्टर जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है केमिकल स्पेस। उसमें हमें आरती इंडस्ट्री का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। अगर हम इसका वीकली सेटअप एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट 7 से 8 वीक स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिखा है। 930 से 980 की एक रेंज में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट लास्ट वीक में हुआ है। करंट वीक में फॉलो अप बाइंग एक्शन है, तो आरती इंडस्ट्री को बाय किया जा सकता है। हमें लगता है इसके टारगेट आना चाहिए करीब 1065 से 1070 तक के। करंट लेवल से 1000 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को भी बाय किया जा सकता है। चौहान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, सूर्य रोशनी करके एक स्टॉक है, मिड कैप्स में हमें काफी ज्यादा अच्छा रिबाउंड नजर आ रहा है, लेकिन ये सूर्य रोशनी में आज एक काफी बड़े फंड की सेलिंग थी और ऑलमोस्ट 15% नीचे चला गया था। चार्ट्स पे आप बता सकते हैं क्या कि ये कौन से लेवल वॉच आउट फॉर करने चाहिए? करीब 3,000 करोड़ की कंपनी है। बिल्कुल, लेकिन अजय जी, सबसे पहले आपको और पूरे ईटी स्वदेश और ईटी नाउ की पूरी टीम को कोटक की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड टू द एंटायर टीम। श्रीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू द सेम। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा देखिए, अगर स्टॉक की बात करें सूर्य रोशनी की, तो यहाँ पे एक करेक्टिव पैटर्न बना था, और इस करेक्टिव पैटर्न में जो सेल ऑफ आया है उसमें एक इंपॉर्टेंट जो इसने लेवल को मेंटेन किया था समवेयर क्लोज टू 590 के करीब, इसे इसने तोड़ा है। और शायद अगर ब्लॉक डील होता है तो मैंने कई बार देखा है कि एक जो स्टॉक होता है वो एक प्रेशर में रहता है, और एक इंपॉर्टेंट लेवल के करीब जहां पे जो भी इनका अंडरस्टैंडिंग होता है वहां पे वो ब्लॉक डील होता है। आई थिंक इसके बाद मुझे लगता है कि इसका जो पेन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप पिछले 6-8 महीने के अगर चार्ट को अगर रीड करते हो
तो वहां पे एक 500 के करीब काफी बड़ा सपोर्ट बना था और उसी के करीब बड़ा ब्लॉक डील हुआ है। तो हमें लगता है कि जो आज के लोज है 478, हम उसे एज ए स्टॉप लॉस पकड़ के चलेंगे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ब्लॉक डील हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई बैड रीजन आया और इसके पीछे स्टॉक गिरा है। तो अगर ब्लॉक डील हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 478 का, करंट लेवल से खरीदें। हमें लगता है कि वापस ये स्टॉक एक बार 600-650 के रेंज में बिल्कुल जा सकता है। ठीक है। आज कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जो कि रेयर चलते हैं, 4-5% उसकी अगर आप कैटेगरी में देखें तो आप कोल इंडिया को भी डाल सकते हैं। आज कोल इंडिया के अंदर 4.5% की बढ़त है। श्रीकांत, जरा इस शेयर को आप चेक करेंगे, इसको जरा देख के बताएंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। ना केवल इसने आज 150 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा, बल्कि इस तरह का एबनॉर्मल वॉल्यूम और एबनॉर्मल प्राइस राइज भी आज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो इनफैक्ट यहाँ पे एक फंडामेंटल डेवलपमेंट थी और इसी वजह से ये स्टॉक इतना चला है। लेकिन साथ ही साथ अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो प्राइस ने ऑलरेडी ये इस्टेब्लिश किया था कि इसमें कोई ना कोई रीजन पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि इसके जो ऑसिलेटर्स थे उसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस आया था। और अगर हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस अगर किसी स्टॉक पे देखते हैं, जैसे पिछले ही हफ्ते हम लोगों ने हिंदुस्तान लीवर पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखा था, उसके बाद अच्छी तेजी देखी थी। अभी कोल इंडिया पे वैसे ही फॉर्मेशन बना है और हमें लगता है कि ये भी स्टॉक कम से कम 160 से लेकर 165 के लेवल्स दिखा सकता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्राइस ब्रेकआउट है, प्लस डाइवर्जेंस है, ऑसिलेटर्स का रीडिंग पॉजिटिव है, 20 दिन के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि बिल्कुल करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है 165 के टारगेट के लिए। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे 150 रुपए का। इसमें इंटरेस्टिंग खबर ये भी है कि इसने 15% इसका कोल का ऑफटेक बढ़ा है और इसकी वजह से आज इसका जो फर्स्ट रिएक्शन है टिपिकली वो मिलता है। और आपको अगर कोर सेक्टर के डाटा भी देखे होंगे, आपने वीकेंड्स के दौरान आए थे, वहां पर भी हमको अच्छा सर्ज आते हुए दिखा। और कोर सेक्टर के अंदर आप एनर्जी, ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिसके ऊपर कोल की पूरी तरह से डिपेंडेंस है। तो दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर ऐसे बने जो कि कोल इंडिया को आज अच्छा मोमेंटम दिखाते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ एक और शेयर्स की तरफ जहां पर आज अच्छा प्ले देखने को मिल रहा है। सर, एक का टाटा मोटर्स। राजेश सर, आपसे पता करना है, अब प्रॉब्लम क्या है ना, टाटा मोटर्स के अंदर अच्छा मूवमेंट मिला हुआ है। टाटा मोटर्स के डीवीआर खरीदने में थोड़ा माइंड साइकोलॉजिकली ये होता है कि टाटा मोटर्स कोई खरीदे तो डीवीआर क्यों ना खरीदें। तो आप डीवीआर की तरफ हाँ बोलोगे कि सीधा ही टाटा मोटर्स खरीदें सर? तो डिम्पी जी देखिए, डीवीआर को भी बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में भी अगर देखें तो फॉर्मेशन ऑलमोस्ट दोनों स्टॉक्स के सेम है और मुझे लगता है कि टाटा मोटर डीवीआर के साथ जाना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट भी कम होगा और आपके रिटर्न की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। और जिस तरीके से टाटा मोटर डीवीआर में अभी हम देखें कि पिछले वीक में जो एक तेजी बनी थी और इस बार ये करंट वीक में भी उसका फॉलोअप बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। करेक्शन के बाद ये स्टॉक में जिस तरीके से अब रिकवरी बन रही है, हमें लगता है ये 275-280 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से 240 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बाय किया जा सकता है। सेम स्ट्रक्चर में बात करें तो टाटा मोटर का सेटअप जिस तरीके से फ्लैग फॉर्मेशन बन के अभी ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है, वीकली सेटअप पे अगर हम देखें तो एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है टाटा मोटर में भी जो मोमेंटम बना है ये कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 520 से 530 ये इमीडिएट टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 488 ये स्टॉप लॉस रखे टाटा मोटर भी बाय किया जा सकता है। टाटा मोटर्स शानदार ऑटो बिक्री के आंकड़े भी जारी किए आज कंपनी ने और उसका देखिए असर भी आज हम स्टॉक प्राइस में देख रहे हैं। शानदार तेजी आज देखने को मिल रही है। ये रणनीति भी आपको सुझा दी गई है। चलिए, क्योंकि ऑटो बिक्री की बात हुई थी तो इस बार दिसंबर महीने की ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रहे हैं एक बार ये भी समझ लेते हैं। सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। सृष्टि, बताइए इस बार जो नंबर्स आए हैं कंपनियों ने किस तरह के नंबर्स जारी किए? तो दिसंबर महीने में जो हम सेगमेंटल परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से हमें आंकड़े आते हुए दिखे हैं। पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अच्छा प्रदर्शन रहा है। वहीं जो टू व्हीलर और ट्रैक्टर की बिक्री है वहां पे थोड़ा सा प्रेशर हम देख सकते हैं। आइए बात करते हैं पैसेंजर व्हीकल स्पेस में टाटा मोटर्स की, जो कि इस बार जबरदस्त प्रदर्शन दिखाती हुई कंपनी भारत में नंबर 2 कार मैन्युफैक्चरर बन चुकी है। इस बार इसने दिसंबर महीने में ह्यूंडई को टेक ओवर किया है। बिक्री के मामलों में करीब 35
35,000 से ज्यादा गाड़ियां इन्होंने बेची हैं। साल दर साल करीब 50% की ग्रोथ है और आप देखिए स्टॉक में आज काफी तेजी भी देखने को मिल रही है। वहीं मारुति सुजुकी और M&M के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं अनुमान के मुताबिक हैं। अगर टू व्हीलर स्पेस की बात करें तो रूरल मांग इतनी अच्छी तरीके से अभी भी पिकअप नहीं की है। जितने बड़े OEMs में हम देखें, बजाज ऑटो, TVS मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प के जो आंकड़े हैं वो कुछ ज्यादा शानदार नहीं है, पर इस पूरी स्पेस में जो आउट परफॉर्मर है वो आयशर मोटर्स निकल कर आया है। हम करीब 60,000 रॉयल एनफील्ड बिक्री की उम्मीद कर रहे थे, पर कंपनी ने रॉयल एनफील्ड की 73,000 से भी ज्यादा की बिक्री की है, जो कि अनुमान से तो बेहतरीन प्रदर्शन है ही। 40% से ज्यादा की महीने दर महीने यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। आप देखिए निफ्टी का टॉप गेनर फिलहाल आपको आयशर मोटर्स दिखेगा। अब बात करें ट्रैक्टर स्पेस की, हम कमजोर आंकड़ों की ही उम्मीद कर रहे थे क्योंकि सीजन काफी वीक था, पर M&M और एस्कॉट्स दोनों के ही जो आंकड़े हैं वो अनुमान से भी कमजोर हमें इस बार आते हुए देखने को मिले हैं। और आखिरी में कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अशोक लेलैंड और आयशर मोटर्स BECV दोनों के ही आंकड़े अनुमान से भी अच्छे हमें आते हुए देखने को मिले हैं। बिल्कुल, काफी अंडर ओन्ड स्पेस है ऑटोमोबाइल्स, और अगर वहां पे किसी भी तरह का रिवर्सल आने लगे तो वहां पे स्टॉक्स ऑलरेडी चलने लगेंगे। टाटा मोटर्स हालांकि ऐसा नहीं है। टाटा मोटर्स बहुत ही सॉलिड EV स्टोरी बन रही है और वहां हमने देखा है पैसेंजर व्हीकल में, जैसा कि आपको सृष्टि बता रही थी, काफी डिस्प्लेसमेंट भी चालू है। Hyundai को डिस्प्लेस किया उन्होंने आज 3.5% ऊपर। बीटन डाउन स्टॉक्स की बात करते हैं। राजेश, आपकी तरफ आता हूं मैं। NBFCs में अगर एक कॉल लेने का किसी का ब्रॉडर व्यू बन रहा है कि ये भी एक बहुत ही अंडर ओन्ड स्पेस है, और अगर अंडर ओन्ड स्पेस में रिवर्सल आ रहा है जैसे कि बैंक्स, तो शायद NBFC भी छूटे ना रहे, तो आप कौन से स्टॉक्स उसमें से चुनेंगे? तो अजय जी देखिए, NBFC स्पेस पे काफी बड़ा करेक्शन देखने को मिला और हमें इसमें दो स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। पहला तो HDFC लिमिटेड और दूसरा बजाज फाइनेंस। ये दोनों स्टॉक्स में काफी बड़ा करेक्शन हमने पिछले दिनों में देखा है। HDFC लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में 2500 के आसपास स्टॉक ने एक बेस बनाया है, और अगर हम देखें तो लास्ट वीक की रिकवरी जिस तरीके से बनी थी, ऑलमोस्ट उसके प्रीवियस वीक के सारे गिरावट को उसने कवर किया था, और करंट आज के सेशन में काफी अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि HDFC लिमिटेड यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव लेवल पे अवेलेबल है। 2630-35 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से रिवर्सल बना है बैंकिंग स्टॉक्स में, तो अच्छा रिवर्सल बना है। ये NBFC में हमें लगता है HDFC अब यहाँ से अपमूव में कंटिन्यू करते हुए 2720-2730 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है 2560 के स्टॉप लॉस से। और दूसरा स्टॉक जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस का भी अगर वीकली सेटअप देखें तो जिस तरीके से वीकली सेटअप में इसमें अब रिवर्सल के साइन बनते हुए दिख रहे, हमें लगता है ये स्टॉक अब यहाँ से 7400-7500 की तरफ वापस बढ़ते हुए दिखेगा। करंट लेवल से 7100 के आसपास स्टॉप लॉस रखे और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 7400-7500 तक बहुत जल्दी इसमें आते हुए दिखेंगे। तो फॉर्मेशन बजाज फाइनेंस में भी काफी अट्रैक्टिव है नियर टर्म सेटअप पे, और ये दिखाता है कि अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे और कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। श्योर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन हम जो अंडर ओन्ड स्पेस की बात कर रहे थे, मारुति भी उसमें से एक है। ऑटो स्पेस ओवरऑल एक काफी बड़ा एरिया है, अंडर ओन्ड है, और हमने आज मारुति के मैनेजमेंट से ये बातचीत की। आइए उनका एक व्यू ले लेते हैं ब्रेक पे जाने से पहले। जी, वो अभी दिसंबर में भी 100% तो नहीं पहुंचा था। मैं अभी बता रहा था कि सेमीकंडक्टर क्राइसिस के चलते थोड़ा सा प्रोडक्शन में कंस्ट्रेंट रहा है सप्लाई इश्यूज की वजह से, कंपोनेंट की सप्लाई इश्यू की वजह से, लेकिन ये बेहतर हो रहा है। सितंबर में हमने करीब 40% प्रोडक्शन प्लान का बनाया था, हमने अक्टूबर में 60% बनाया था, नवंबर में 83-84% था, दिसंबर में लगभग 90% प्रोडक्शन हुआ है। तो बेहतरी हो रही है, लेकिन अभी 100% वाली जो है कि पूरी 100% वाली जो सिचुएशन है वो अभी नहीं आई है। वो मेरे ख्याल में आने में कुछ वक्त और लगेगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल बहुत ठीक आपने पहचाना कि ये जो कमोडिटी प्राइसेस है वो एक अभी भी एक बहुत बड़ा मसला है इंडस्ट्री के लिए। कमोडिटी प्राइसेस जिस कदर से बढ़ी थी पिछले 1-1.5 साल में, और अगर आपको याद होगा मारुति इंडस्ट्री में, मारुति सुजुकी स्पेशली, हमारे लिए तो प्राइस इंक्रीज करना सबसे लास्ट रिसॉर्ट होता है, और कमोडिटी प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ी थी
कि जैसे कॉपर था जो $5,000 पर टन का होता था, $10,200 पे चला गया। अब जो 16,000 पर ग्राम हमारा रोडियम होता था वो 63,000 पर ग्राम पे चला गया। या स्टील जो 38 रुपए किलो होती थी वो 77 रुपए किलो तक पहुंच गई, और अभी भी इसमें काफी तेजी बनी हुई है। एल्यूमिनियम को देखिए आप $2,800-$2,900 टन के हिसाब से चल रहे, जो कि एक टाइम पे 1,800-1,900 होता था। तो इस ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, राजेश जी हैं, साथ ही श्रीकांत चौहान भी हैं, जिनसे हम कर रहे हैं चर्चा और मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। जब बाजार के अंदर जबरदस्त तेजी आपको बैंक निफ्टी के अंदर दिख रही हो, आज का आगाज बैंक निफ्टी ने बहुत ही स्पीड, बहुत ही अच्छे से किया और निफ्टी भी उसको पीछे पीछे अब चेजर बन गया है, उसको चेज ही कर रहा है। खैर, आज के कुछ ऐसी कैटेगरी भी है, मिड कैप कैटेगरी, जहां पे आज ऑटो सेल्स का नंबर का इंपैक्ट भी आ रहा है। मिंडा कॉप उसमें से एक है। ग्रीव्स कॉटन की मैनेजमेंट भी अपने आपको सुनवा दिया था, वो शेयर 11% ऊपर है। मिंडा कॉप भी 11% ऊपर है। राजेश सर, एक बार जरा मिंडा कॉप के बारे में चेक कीजिए और इसमें बताइए कि ऐसे पोजीशंस आज में काट लेनी चाहिए या फिर अभी भी कैरी रखी जा सकती है। एक सवाल। दूसरा, लेना है कि नहीं लेना? 11% ऊपर खरीदा नहीं जाता शेयर। डिम्पी जी देखिए, 11% ऊपर है जरूर स्टॉक, लेकिन मिड कैप में इसी तरीके के मूव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मिंडा कॉप में अगर हम सेटअप देखें तो काफी बड़ी रेंज का एक ब्रेकआउट देखने को मिला। वीकली सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, ऑलमोस्ट 7 से 8 वीक का एक रेंज का ब्रेकआउट चार्ट पे विजिबल है। और जिस तरीके के इसमें कंटिन्यूटी बनी है, हायर टॉप हायर फॉर्मेशन अगर देखें वीकली चार्ट में कंटिन्यूटी बनी, जो दिखाता है कि स्टॉक का एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे है। मंथली सेटअप भी पॉजिटिव है, बिल्कुल बाय करना चाहिए। कोई डिप, माइनर प्रॉफिट बुकिंग में अगर कोई स्टॉक थोड़ा भी करेक्ट होता है तो ऐड करें। हमें लगता है ये स्टॉक में यहाँ से पोजिशनल टारगेट जो आना चाहिए करीब 220 से 230 तक के भी आते हुए दिख सकते हैं, तो थोड़ा डिप मिले तो भी ऐड करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे करीब 174 का, टारगेट 220-230 तक हमें लगता है शॉर्ट टर्म में पोजिशनल बेसिस पे आते हुए देख सकते हैं। ग्रासिम को डायरेक्टर साहब लेके आइए। ग्रासिम के बारे में बात करना जरूरी है। 1650 के आसपास आ गया है वो स्टॉक। अगर कैपिटल गुड्स और इंफ्रा स्टॉक्स चल रहे हैं तो लार्ज सीमेंट कंपनीज आज 2.5% ऊपर है, लेकिन लास्ट 6 महीने का ग्राफ देखिए, अगर आप देखेंगे कि ग्रासिम ऑलमोस्ट 1900 रुपए के आसपास आके वापस 1600 1650 के आसपास आ गया था। 6 महीने का ग्राफ लेके आइए डायरेक्टर साहब, वो देखिए करेक्शन ऑलमोस्ट 1900 रुपए वाला आपको 1660 में मिल रहा है। श्रीकांत, इसके चार्ट्स पे क्या लगता है, एक करेक्टिव फेज ओवर होता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल वाली बेट नजर आती है इस समय? बिल्कुल। तो ग्रासिम की अगर बात करें तो यहाँ पे भी एक करेक्टिव पैटर्न ही बना था। इनफैक्ट पूरे मार्केट में एक करेक्टिव पैटर्न था और उस करेक्टिव पैटर्न के कंप्लीशन के बाद जो एक पुल बैक आना चाहिए था, वो पुल बैक हम बाकी सब स्टॉक्स में देख रहे हैं। मार्केट ने ऑलमोस्ट अपने मंथली हाई को रिटेस्ट कर लिया है, जो प्रीवियस मंथ के हाई थे 17,630-640 के करीब के। अब उसके बाद हम शॉर्ट कवरिंग भी देखते हैं मार्केट में। अगर ग्रासिम की बात करें तो ये हमेशा स्टॉक मार्केट के साथ करेक्ट होता है, लेकिन जब मार्केट बढ़ने लगता है तो ये आउट परफॉर्म करता है। इस बार अगर आप इसकी मूवमेंट देखें तो काफी ग्रेजुअल है, ये इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं है, लेकिन यस मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से ये स्टॉक और थोड़ा पुल बैक दे सकता है, थोड़ा और रिट्रेसमेंट दे सकता है, जो इसे 1720 या 1730 के लेवल्स तक लेके जा सकता है। यहाँ पे हम टाइट स्टॉप लॉस रखेंगे 1630 का, और इसकी वजह यह है कि अगर मार्केट में अगर किसी भी रीजन से अगर यहाँ से अगर करेक्शन अगर आता है तो जो स्टॉक्स नहीं चले वहां पे हमें करेक्शन देखने मिल सकता है। और इसी वजह से 1630 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल से ग्रासिम को खरीद के चले और 1730 के टारगेट्स के लिए या तो 1730 के टारगेट्स हम रख सकते हैं। एवर रेडी को भी लेके आइए। एवर रेडी एक स्टॉक है, करीब 7-8-9% ऊपर है, और वहां पे एक बोर्ड मीट होने वाली है कुछ ही दिनों में, जहां पे ये डिस्कस किया जाएगा कि जो करंट मैनेजमेंट है उनको कंटिन्यू किया जाए। उनका बहुत छोटा स्टेक है मिस्टर खेतान का, 4-5%। वहां पे जी की तरह की कुछ स्टोरी शायद डेवलप होती हुई नजर आ रही है, अगर आप पब्लिक डोमेन में जो रिपोर्टिंग हो रही है उसको नजर डालें। राजेश, एवरेडी पे चार्ट्स क्या बता रहे हैं?
अजय जी देखिए, स्टॉक में करेक्शन हमने देखा था, लेकिन जिस तरीके से रिकवरी अब यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, स्टॉक एक मल्टीपल सपोर्ट जोन जो कि इसका है करीब 290 300 की जोन में, वहीं से स्टॉक ने एक रिकवरी का ट्रेड जरूर दिखाया है आज। जिस तरीके की रिकवरी आज देखने को मिली, हमें लगता है अगर ये स्टॉक अब 330 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब रहेगा तो ये ट्रेड यहाँ पे और कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। हमें लगता है कि स्टॉक में अगर 330 का लेवल क्रॉस होगा तो फिर 355 से 360 की तक की भी अपसाइड यहाँ पे ओपन होते हुए दिख रही। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक एक अट्रैक्टिव लेवल पे अवेलेबल है। हमें लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 305 के आसपास का स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे। इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 3 महीने के करेक्शन के बाद स्टॉक में अभी एक रिकवरी का ट्रेड यहाँ से बनते हुए दिख रहा है। 305 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 355 360 के टारगेट के लिए। एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे थे डिम्पी, अभी मिंडा भी एक काफी बड़ा ऑटो एंसिलरी एक्सपोर्टर है, टॉप 3 में क्लियरली है और एक्सपोर्ट नंबर्स काफी अच्छे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट यही हमारी बड़ी स्टोरी है इस समय की। नयनतारा राय हमारे साथ जुड़ रही है बताने के लिए कि जो डेटा शाम को आने वाला है उनके मुताबिक काफी स्ट्रांग हो सकता है। नयनतारा बताइए। इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड ब्रेक किया है। जब हम एक्सपोर्ट्स की बात करें वो हुआ है दिसंबर में। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि एक्सपोर्ट्स एक बहुत ही जरूरी इंडिकेटर है इकोनॉमी के लिए। वो आपको बताते हैं, और हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, वो आपको बताते हैं कि क्या ऑन ग्राउंड में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की तरक्की कैसे हो रही है। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जॉब क्रिएशन है उसके लिए भी एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है। तो आज शाम को सरकार डेटा निकालेंगी और हमको ये पता लगा अपने सूत्रों से कि जो डेटा के अनुसार होगा ये एक नया रिकॉर्ड होगा इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का। और एक और जरूरी बात याद रखिए, अभी हम एक नया कोविड का वेरिएंट है ओमिक्रॉन। आपके पास ग्लोबल कंटेनर शॉर्टेज चल रही है शिपिंग के लिए, और वो भी सारे हर्डल्स है, तब भी इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड ब्रेक किया है। जो एग्जैक्ट फिगर होगा वो तो हमको शाम को पता लगेगा जब सरकार डेटा को रिलीज करेंगी। और जो सर्विस एक्सपोर्ट्स है वो तो आरबीआई रिलीज करेंगे कम से कम 45 दिन के लैग के बाद। पर ऐसे ही लग रहा है कि एक नया रिकॉर्ड जो ब्रेक किया गया है। पीयूष गोयल जी जो कैबिनेट मिनिस्टर है, कॉमर्स मिनिस्ट्री को भी इंचार्ज, उन्होंने बोला है पहले भी कि इस साल इंडिया का नया रिकॉर्ड जो होगा एक्सपोर्ट्स में वो $400 बिलियन का होगा। अगर आप पिछले 8 महीनों को भी देखेंगे, आप देखेंगे कि हर महीना इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स फिगर है वो $30 बिलियन से ज्यादा ही है। तो जैसे हम ईटी ना स्वदेश में बोलते हैं, बढ़ो बदलो देश के साथ, ये एक और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है जिसके साथ बढ़ो बदलो देश के साथ। तो एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनीज आज हैवी फ्लेवर में। हालांकि राज्य एक्सपोर्ट्स को हम अच्छे से ट्रैक नहीं करते, लेकिन फिर भी ये भी आज 14% ऊपर है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, कुछ एक और एक्सपोर्ट्स वाली जो कंपनीज है इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। 1-2 शेयर और ऐसी लिस्ट में जहां पर क्या आज भी ट्रेड बनता है, वो है बालाजी अमाइंस। पिछले 2-3 दिन से सिग्नल आ रहे थे कि अच्छा शेयर चलेगा, आज 8% ऊपर है। श्रीकांत जी एक बार जरा बालाजी अमाइंस आप चेक करेंगे और बताएंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है उनके लिए भी और जिनके पास पोजीशन नहीं है उनके लिए भी। बिल्कुल। तो इनफैक्ट इसमें खरीद के चलना चाहिए। उसका रीजन यही है कि स्टॉक 5200 के करीब था और लगातार गिरते गिरते 2750 के करीब आया था। उसके बाद इसमें काफी 1-1.5 महीने का कंसोलिडेशन चला जिसमें इसने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन किया था। और एक बड़े फॉल के बाद अगर कोई स्टॉक अगर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाता है और उस पर्टिकुलर ट्रायंगल फॉर्मेशन का अगर ब्रेकआउट अगर आता है अपवर्ड साइड पे, तो उसे एक रिवर्सल माना जाता है। और आज के दिन में इनफैक्ट फ्राइडे को ही इसने एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना दिया था, आज उसका कंटिन्यूएशन है। हमें लगता है कि ये स्टॉक अपने पूरे फॉल को रिट्रेस कर सकता है और इसी वजह से मैंने देखा था इनफैक्ट डिब्बी जी की काफी सारे लोगों ने ये बालाजी अमाइंस जब ये गिर रहा था तो 4200 दिया था और फिर भी स्टॉक गिरते गया। तो मुझे लगता है कि समहाउ ये इन्हीं लेवल्स को वापस रिटेस्ट कर सकता है। तो करंट लेवल से अगर पोजीशंस अगर ना हो, ऊपर की अगर पोजीशंस हो तो बिल्कुल ऐड करके चले, और अगर फ्रेश पोजीशंस भी बनानी है तो भी करंट लेवल से इसे ऐड करें। 3680 3690 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 3550 का, क्योंकि स्टॉक वॉलेटाइल है, लेकिन साथ ही साथ हमें लगता है कि ये 10 से 12% की अपसाइड करंट लेवल से दिखा सकता है। तो बालाजी अमाइंस करंट लेवल से बिल्कुल खरीदा जा सकता है। ठीक है।
एक और शेयर भी है पिरामिल एंटरप्राइजेस। मेरे को अच्छी तरह से ध्यान है, अजय ने कुछ दिन पहले ही अजय पिरामिल से भी बातचीत की थी और तब हम रीज़न ये था कि उन्होंने DHFL वाला जो एक्विजिशन है उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद जब अजय पिरामिल से चर्चा हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि हम अच्छे से ग्रो भी करेंगे, आगे से बढ़ेगा भी हमारा इस सेगमेंट। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आफ्टर फार्मास्यूटिकल्स। पिरामिल एंटरप्राइजेस तब 2100-2200 का हुआ करता था, आज 2700 का। हालांकि उस प्रपोर्शन में मार्केट बहुत ज्यादा नहीं चला। राजेश जी, एक बार आपकी रिकमेंडेशन, ये थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर लेके शेयर चल रहा है, तो क्या पिरामिल एंटरप्राइजेस यानी कि PEL को अभी भी पोजीशंस ली जा सकती है? तो डिम्पी जी, ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक में जिस तरीके से रिकवरी लोअर साइड से बनी है, ये दिखाता है कि स्टॉक में यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम और कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। जिस तरीके से चार्ट फॉर्मेशन डेली वीकली बने, हमें लगता है ये स्टॉक में 2750 2800 तक की भी पोटेंशियल अपसाइड यहाँ से आते हुए दिख सकती है। तो बिल्कुल यहाँ से जिनके पास पोजीशन है वो तो होल्ड रखें। फ्रेश ट्रेड अगर यहाँ पे इनिशिएट किया जा रहा है तो उसमें स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब रखना होगा 2650 के आसपास का, और अपसाइड के टारगेट लेके चले करीब 2750 से 2800 तक के। तो स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ लास्ट 2 वीक में देखने को मिली और हमें लगता है थोड़ा मोमेंटम और यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। राइट, यस, हमारी बातचीत हो रही थी इस बारे में डिम्पी। इनफैक्ट आपको याद होगा हम लोगों ने ये जो कवरेज किया था उनका कि अभी जो नेक्स्ट ट्रिगर पिरामिल एंटरप्राइजेस में है वो है फार्मा बिजनेस के डीमर्जर का। श्योर ये छोटा प्रोसेस ये नहीं है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उसकी वैल्यू क्या आती है, बाजार क्या वैल्यू देगा, उसमें टाइम लगेगा देखने में, और ये डीमर्ज होकर जब अलग से लिस्ट होगा। लेकिन ये एक स्पेशल सिचुएशन स्टॉक है और व्यूअर्स को और इन्वेस्टर्स को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जितना बड़ा इनका फार्मा बिजनेस है उतने बड़े रेवेन्यूज और उन एरियाज में जो दूसरी कंपनीज है वो क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ट्रेड कर रही हैं, तब आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह की वैल्यू क्रिएशन इसमें 12 से 18 महीने में हो सकती है, क्योंकि ये एक स्पेशल सिचुएशन स्टॉक है। इस समय हमारे मार्केट में बहुत सारे स्पेशल सिचुएशन ब्रू हो रहे हैं। वो इन्वेस्टर्स की पेशेंस को टेस्ट जरूर करते हैं, लेकिन 12-18 महीने में 2 साल में काफी बड़ा रिटर्न, आउटसाइज रिटर्न्स देने का पोटेंशियल भी रखते हैं। जैसे हमने कुछ दिन पहले आपके लिए एनालाइज किया था इंडिया बुल रियल एस्टेट, जहां पे प्रमोटर चेंज हो रहे हैं। एनीवेज, ये तो बात हो गई पिरामिल एंटरप्राइज की। वापस से इंटरेस्ट आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन छोटा सा ब्रेक का टाइम हो गया है। उससे पहले आपको और बड़े मार्केट वॉइसेस को भी सुनाते हैं जो हमारे चैनल पे थे अर्लियर। There are 3-4 factors one has to look at in the current year 2022. One, how the commodity prices are going to behave, उसके हिसाब से जो how will have an impact on the inflationary pressure. Second, inflationary pressures के लेके the central banks globally the last 2-3 साल से जो liquidity इतना बढ़ा के इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए किया था, उसका ऑफ कोर्स अनवाइंडिंग प्रोसेस कितना स्मूथ हो सकता है और कितना पेनफुल हो सकता है। मेरे हिसाब से पेनफुल नहीं होंगे, क्योंकि clearly the growth is coming back in a small way. Therefore, growth as it starts coming in, जो unwinding process भी जो चालू हो जाएंगे, I think वो भी something one has to watch out. And finally, the last 2 साल से, especially last year 2021, I think China factor was a big hanging sword for the emerging market. जिस हिसाब से China went on a regulatory overdrive that I can call it, जो हर सिस्टम से हर environmental जो इंडिया ने जब पहले फोकस किया था सबका साथ सबके विकास के हिसाब से, जो अपना प्राइम मिनिस्टर ने जो लास्ट 5 साल से ड्राइव कर रहा था, आई थिंक चाइना इज गोइंग द सेम वे दैट सोशल बेनिफिट हैज टू अक्रू टू द कॉमन मैन इन चाइना. I think we're looking at metals. They've had a sideways move. They're not doing anything extraordinary over the past 3-4 months. We are looking at global auto majors like everybody knows the names. So these are the kind of companies we want to look at, because you don't want to be in a situation where a lockdown or a domestic, see, we won't have a lockdown, everybody knows it, but still the perception is that if people aren't able to work freely, it will be difficult for them to go and return back their loans that they have taken. So there will be a capex coming, there will be a capex cycle, everything would happen, but for the moment the cloud is on the banking space and the financials. So except for financials, I think other stocks you should be buying and looking at them, because that's what the screen also tells you these days.
आज पूरे देश में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन लगने का काम शुरू हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है ये इस समय। ये जो फाइट अगेंस्ट कोविड है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। 3 साल हो गए, ये तीसरा साल है हमें कोविड से फाइट करते हुए। और अब जब ज्यादा से ज्यादा अडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है और ये ओमाइक्रॉन का वेव हमारे सर पर खड़ा हो गया है आके, अब एटलीस्ट 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन का काम शुरू हो गया है। हमारी कॉलीग खुशबू तिवारी आज ऑन ग्राउंड गई और उन्होंने ये रिपोर्ट फाइल की कि कैसा चल रहा है बॉम्बे में ये काम। आज से देश भर में कोविड-19 वैक्सीन जो है वो 15 से 18 साल के बच्चों को लगानी शुरू कर दी गई है। हम यहाँ मुंबई की बीकेसी जंबो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं। मुंबई में कुल 9 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू की गई है। वहीं जो बीएमसी है उनका कहना है कि जल्द ही उनकी स्कूल्स बच्चों के स्कूल्स में भी वैक्सीन लगानी शुरू की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से बच्चों को वैक्सीन लगवाई जा सके। अगर कोविन का डेटा देखें तो वहाँ पे भी 12.5 लाख से ऊपर की रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं बच्चों के। बच्चों से जानते हैं उनको कैसा लग रहा है वैक्सीन, कैसी वैक्सीन लगने के बाद उनको कोई तकलीफ हुई नहीं हुई। आपका नाम क्या है? साइमा खान। कैसा लग रहा है वैक्सीन के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी कोई डर वत की आपकी भाई बहन भी है उनको भी लगवाना बाकी है अभी? हाँ बाकी है अभी हम लोग बिना डर के स्कूल जा सकते रेगुलरली। अभी हमें कोई डर नहीं है कि हमें कोरोना होगा, बस हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और जैसे रूल्स है वो फॉलो करना चाहिए क्योंकि सावधानी हमारे लिए ही है और किसी के लिए नहीं। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या आपके सभी क्लासमेट्स को लग गया है वैक्सीन? हाँ सभी को लग गया है। तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको कोवैक्सीन का डोज लगाया गया है और सरकार ने भी कहा है कि वो तेज़ी से ज़्यादा स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर लगवाना चाहते हैं ताकि जल्दी से जल्दी बच्चों का वैक्सीनेशन पूरा किया जा सके। खुशबू तिवारी, ET नाउ स्वदेश। राइट, इनफैक्ट यही नहीं, हमने बीएमसी कमिश्नर मिस्टर चहल से भी बातचीत की। कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे हैं किड्स के स्कूल जाने पे बड़े बच्चों के लिए, उसके बारे में बात की और बहुत सारी ढेर सारी चीजों के बारे में बात की। कहाँ वो पीक होते हुए देख रहे हैं ये ओमाइक्रॉन के वेव को, आइए उसका भी एक स्लाइस ले आते हैं। आपका मापदंड ये होना चाहिए कि हॉस्पिटल में आपकी स्टेटस क्या है, कितने बेड्स खाली हैं, हॉस्पिटल में कितने आईसीयू खाली है, कितने ऑक्सीजनेट बेड्स खाली है, कितने जनरल बेड्स खाली हैं। और दूसरा ये देखना चाहिए कि डेली जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें से कितने लोगों को बेड्स लग रहे हैं। तो अगर हम ये फॉलो करेंगे तो हमें सही एक दिशा मिलेगी कि रिस्ट्रिक्शंस और कितनी लेके आनी या नहीं लेके आनी। इसके अलावा हमने ये डिसाइड किया है कि 10 जनवरी के आसपास फिर स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर चर्चा होएगी कि अभी स्टेटस क्या है और आगे और कोई रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है नहीं है, तब डिसाइड होएगा। पर ये हमारे ऑनरेबल सीएम सर बार बार बोलते हैं कि लॉकडाउन करना या नहीं करना और रिस्ट्रिक्शन लेके आनी, रेस्टोरेंट सिनेमा हॉल बंद करना या नहीं करना, ये लोगों के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। बात सही है। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, आपके बच्चे कितने बड़े हो गए? आप तो बॉम्बे में रहते हैं, आपने प्लान किया उनको वैक्सीनेशन कराने का? आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? बिल्कुल, मेरे बच्चे बड़े हैं लेकिन वो 15 साल के एज के नीचे अंदर के हैं। यस। राजेश के बच्चे, राजेश आपके किड्स भी 15 साल से नीचे ही होंगे आई एम श्योर। देखिए मेरी डॉटर है 15 साल से इस रेंज में एज ग्रुप में है, तो बिल्कुल वैक्सीनेशन प्लान किया है। मोस्ट लाइकली ये वीकेंड पे वैक्सीन उसको फर्स्ट डोज के लिए बिल्कुल उसको लेके जाना है। की बात है। इनफैक्ट अगर आपने ध्यान न दिया हो शायद, लेकिन डिम्पी, खुशबू तिवारी ने 2 स्टोरीज फाइल की, एक स्वदेश के लिए और एक ET नाउ पे। और दोनों स्टोरीज में उन्होंने जब एक बच्चे से पूछा वहां पे कि आप क्या, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, दोनों बच्चों ने कॉमन बात बताई कि मैं स्कूल जाना चाहता हूं। वो लड़की बोल रही थी साइमा की अब हम बेधड़क स्कूल जा सकते हैं, क्योंकि 1.5-2 साल से घर में बैठे बच्चे इतना बोर हो गए हैं और अब दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि भाई अपने सहपाठियों के साथ, अपने दूसरे बच्चों के साथ। स्कूल में कितनी पढ़ाई होती है वो तो क्वेश्चनेबल है, मस्ती ज्यादा होती है। डिम्पी को बहुत हंसी आ रही है इस बात को लेकर क्योंकि उनको स्कूल डेज याद आ गए।
अजय एक्चुअली वो स्कूल डेज याद आ जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है आपकी मेमोरीज में सबसे ज्यादा आपको स्कूल डेज ही याद रहते हैं। आप भले कितने बड़े क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके जो फर्स्ट मेमोरी जो आपकी हमेशा रहती है और अभी भी आप उन बैच के साथ रहते हैं, वो स्कूल डेज ही होते हैं। तो शायद वो मिस नहीं होनी चाहिए। और 15 साल की एज अजय एक्चुअली वो इस एज में आ जाती है जब बच्चे थोड़ा समझने भी लग जाते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग है। ये बात तो आपने सही की, समझना जरूरी है कौन सा क्लास बंक किया जाए, कौन सी मूवी देखना चाहिए, पैसे वेस्ट नहीं होंगे, वो समझना जरूरी है। एनीवेज राजेश, मैं इनफैक्ट श्रीकांत से पूछता हूँ कि अभी लास्ट मंथ या इनफैक्ट अब तो बोल सकते हैं कि पिछले साल इस समय तक ये बात होती थी कि बाजार कब बंद होगा, बहुत स्ट्रेच लगते थे कॉन्वर्सेशंस, लेकिन जिस हिसाब से एक्टिविटी बाजार में वापस आई है, इनफैक्ट हमारे कॉलीग ने बताया अभी अभी कि ये जिस हिसाब से बाजार चल रहा है, ये बेस्ट फर्स्ट डे ऑफ द ईयर गेन्स है 2009 के बाद। तो ये जो पावरफुल मूव है, ये एक अनयूजुअल मूव है या एक पार फॉर द कोर्स है, हो सकता है वापस नीचे आ जाए? क्या ये वॉल्यूम बैक्ड है, लार्ज कैप बैक्ड है? इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं राजेश या श्रीकांत? बिल्कुल, तो देखिए अजय जी, इसे हम दो पार्ट में देख सकते हैं। बेसिक ट्रेंड जो है मार्केट का वो काफी स्ट्रांग है, और बेसिक ट्रेंड में हमने अगर पिछले साल के अगर ओवरऑल मूव को अगर देखा हो तो पिछले साल जो मार्केट चला था वो लगातार जहां से खुला था, यानी कि 14,000 के करीब खुला था, और वहां से वो 18,000 के करीब या 17,000 के करीब बंद हुआ था, लेकिन 18,500 के करीब भी गया था। उसमें कोई हमने बड़ा कोई मीनिंगफुल करेक्शन नहीं देखा था। इस बार भी जब हम लोगों ने करेक्शन देखा वो 10 से 12% का करेक्शन था, और तकरीबन उसने 40-42 दिन का ही वक्त लिया था। तो ये क्लियरली एक करेक्टिव पैटर्न है, और इस करेक्टिव पैटर्न का जो एक रिबाउंड आया है, ये रिबाउंड भी एक काफी ग्रेजुअल है। तो हमें लगता है कि जो एक रिसेंट फॉल हमने देखा था, जो दूसरा पार्ट अगर मैं बोल सकता हूं, तो फर्स्ट पार्ट ये है कि मार्केट का बेसिक जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग है, और इसी वजह से मार्केट में जो भी करेक्शन आ रहा है वहां पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनती जा रही है। इन्वेस्टर्स जो है जिन्होंने काफी दिनों से एक साइडलाइन में उनका व्यू रखा था, वो काफी सारे आ गए थे इन्वेस्ट करने के लिए। साथ ही साथ जो दूसरा व्यू ये है कि यहाँ पे पुल बैक चल रहा है, और ये पुल बैक जहां पे भी खत्म होगा तकरीबन 17,700 या 17,900 के करीब खत्म होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है टेक्निकल पैटर्न के बेसिस पे। लेकिन वहां से उसके बाद हमें लगता है कि वापस एक बार मार्केट थोड़ा और वक्त निकाल सकता है। तो जो बड़े इवेंट है उसके सामने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है, और इसी वजह से हमें लगता है कि 17,900 17,700 के करीब थोड़ा हमें कॉशियस रहना है। कोई भी करेक्शन अगर मार्केट में आता है तो उसे लॉन्ग करके चले। और सबसे बढ़िया बात यह है डिग्बी जी या अजय जी, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि इस बार जो एफआई ने जो माल बेचा है वो उसमें से तकरीबन आप पकड़ लीजिए कि 80 से 90% जो भी उन्होंने उनके इन्वेस्टमेंट्स बेचे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो सभी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के घर में गए हैं। और इसी वजह से हमें लगता है कि जो मार्केट की जो ब्रेथ है वो अभी भी काफी इंटैक्ट है, काफी स्ट्रांग है। और अगर इस मार्केट में अगर कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर्स आते हैं, जैसे कि क्वार्टरली नंबर्स है या तो शायद बजट है या यूपी इलेक्शंस है, उसके बाद हमें लगता है कि मार्केट में एक जोरदार हमें तेजी देखने मिल सकती है। लेकिन तकरीबन फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज 15 से 20 दिन के लिए हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा कॉशियस रहेगा, कोविड के न्यूज को देखते रहेगा, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखे। और आज की जो पावरफुल मूव आई है उसके बेसिस पे हमें बिल्कुल ये लगता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस है, लेकिन साथ ही साथ जो हेडविंड्स है इसकी वजह से कॉशियसनेस भी है। बिल्कुल, तो शानदार तेजी आज देखने को मिल रही है, और 2009 के बाद आज अच्छी तेजी है। ये आपके स्क्रीन पर देखिए, फ्लैश भी हो रही है जानकारी। तो अच्छी तेजी मिल दिख रही है। सेंसेक्स 921 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक में देखिए करीब 2.5% से ज्यादा की मजबूती इस वक्त निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। सभी सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन आज फार्मा और हेल्थ केयर जो सेक्टर है वो आज इसमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा। अगर चुनिंदा स्टॉक्स को छोड़ दें तो आज इस तेजी में यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिल पा रहा है। कंसिडरिंग हमने पिछले कुछ हफ्तों से देखा था कि आईटी और फार्मा ये दो स्टॉक्स थे जो कि काफी ज्यादा चल रहे थे। राजेश, आपसे सवाल होगा, फार्मा में जो आज हल्की गिरावट दिख रही है, क्या कहीं पे कुछ ट्रेड दिख रहे हैं आपको, ट्रेड के मौके दिख रहे हैं किसी स्टॉक में? तो पूजा जी देखिए, पिछले दिनों में जरूर फार्मा में एक अच्छी तेजी बनी थी। आज ब्रॉडर मार्केट में परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, तो फार्मा
और आईटी भी थोड़ा देखें तो एक साइडवेज मूव दिखाते हुए दिख रहा है। लेकिन हमें लगता है जिस तरीके से फार्मा स्टॉक्स में पिछले हफ्तों में स्पेशली पिछले 2 हफ्तों में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है वापस से ये सेक्टर में मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी ये सेक्टर में हमने देखा है, कई महीनों में देखा है कि स्टॉक स्लाइडली धीरे धीरे करेक्ट होते हुए अब एक बेस बनाते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी होगी आज जो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, अगर ये कल भी थोड़ा और स्लाइड होते हैं लोअर साइड पे तो ये अपॉर्चुनिटी होगी वापस बाय करने के लिए। काफी फार्मा स्टॉक्स लाइक सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ये स्टॉक हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जिस तरीके से एक्यूमुलेशन देखा है पिछले 2 हफ्तों में, हमें लगता है ये दोनों स्टॉक यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। हमें काफी पसंद है सन फार्मा। यहाँ से हमें लगता है सन फार्मा में जो मूव बने थे वो यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकते हैं और सन फार्मा के टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 880 से 900 रुपए तक के। और डॉक्टर रेड्डी में जो सेटअप बना हुआ है उसके हिसाब से हमें लगता है अगर डॉक्टर रेड्डी वापस अवेलेबल होता है 4800 के नजदीक तो बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इसमें हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 4760 का और अपसाइड में हम मान के चल रहे हैं स्टॉक 5100 5200 तक भी अपसाइड आगे आने वाले हफ्तों में दिखाता हुआ दिख सकता है। ओके, आज एक और सेक्टर फोकस में है और वो है पावर सेक्टर। उसके पेमेंट और बिजली सप्लाई से जुड़े कुछ नए नियम आ सकते हैं और आज यहाँ पर भी एक अच्छा एक्शन दिख रहा है। बीएचएल देखिए अब करीब 2.5% से ज्यादा ऊपर आ चुका है, 3% की मजबूती दिखा रहा है। इसमें अदानी पावर, पीटीसी, थर्मैक्स, यहाँ पर भी अच्छी तेजी करीब 1.5 से 2% की तेजी बनी हुई है और आखिरी कुछ मिनटों में स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी भी देखी जा रही है। बीएचएल में भी अच्छी खरीदारी इस पर दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। श्रीकांत, आपसे सवाल होगा, बीएचएल में क्या लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं? अच्छी तेजी आई है, टारगेट्स क्या देख रहे हैं अगले स्टॉक में? बिल्कुल, तो काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न बीएचईएल का बन रहा है और पिछले अगर आप 1.5 महीने के पैटर्न को देखेंगे तो जहां पे मार्केट में वीकनेस थी ये स्टॉक लगातार 57-58 के करीब कंसोलिडेट हो रहा था और आज जब मार्केट ने एक प्रॉमिसिंग पैटर्न बनाया है या तो रिवर्सल पैटर्न बनाया है तो उसके बाद हमें लगता है कि ये स्टॉक एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना के रिकवरी में आ चुका है। और जैसे अभी आपने बताया पूजा जी की ओवरऑल सेक्टर में तेजी बनी है, तो अगर हम ब्रॉडर व्यू लेते हैं तो हमें लगता है कि ये स्टॉक शायद एक बार वापस 65 से लेकर 66 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी अगर कोई पोजीशन अगर हो तो उसे होल्ड करके चले और अगर वेरी शॉर्ट टर्म व्यू से अगर लॉन्ग करना है तो जो इसके लोज है 58 या 57 के, यानी 58 के करीब हम इसे स्टॉप लॉस पकड़ के चल सकते हैं। टारगेट रखेंगे हम 65 से लेकर 66 रुपए के। खैर इस बीच कुछ एक शेयर्स काफी इंटरेस्टिंगली आज चल रहे हैं। आज इंडिगो में आपको दिखाता हूं, सुबह सुबह खबर ये आई थी कि एटीएफ के दाम करीब 2 से 3% बढ़े हैं। उसके बाद इन्होंने गैप डाउन ओपनिंग की थी, लेकिन आज दिन भर की जितनी गिरावट थी वो इंडिगो ने न केवल पूरी की बल्कि दिन के ऊपरी स्तरों पर भी। और लास्ट 15 मिनट का चार्ट अगर अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे तो क्या शानदार रिकवरी इसने दिखाई है। एक बार जरा इंटरग्लोब एविएशन पे राजेश जी आपकी रिकमेंडेशन, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि मुश्किल के दौर से एविएशन गुजर रहा है? भले एटीएफ के दाम बढ़े हो चाहे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई जा रही हो अलग अलग स्टेट्स में, ऑफकोर्स एविएशन पे भी फर्क पड़ता है। मैं परसों मुंबई से दिल्ली आया तो टोटल कैपेसिटी 30-40% की थी बस पूरे क्राफ्ट में। तो इंडिगो का स्पेशली अगर हम चार्ट एनालाइज करें तो पिछले 3-4 हफ्तों से स्टॉक में देखें तो 1950 से लेके 2050 ये एक ब्रॉडर रेंज देखने को मिल रही है। तो स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से प्राइस एक्शन आज के सेशन में देखने को मिला है, अगर ये स्टॉक 2050 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होगा तो फिर ये अपसाइड यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। हालांकि जिन रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं डायरेक्टली इंपैक्ट जरूर करते हैं एविएशन कंपनी के बिजनेस को, तो हमें लगता है वॉलेटिलिटी तो रहेगी, कुछ समय और कंसोलिडेशन इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल इसका लॉन्ग टर्म सेटअप एनालाइज करें तो स्टॉक एक बुलिश जोन में ही ट्रेड कर रहा है और हमें लगता है कि कोई डिप मिलती है वॉलेटिलिटी के चलते, इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन के चलते अगर कोई प्रॉफिट टेकिंग आती भी है तो लोअर साइड पे 1950 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, वहां पे बिल्कुल बाय किया जा सकता है। हमें लगता है सूनर और लेटर ये स्टॉक वापस से अप ट्रेंड रिज्यूम करते हुए दिखेगा और 2150 से 2200 तक के भी अपसाइड के टारगेट पोजिशनल बेसिस पे ये स्टॉक में आगे आने वाले हफ्तों या महीनों में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। श्रीकांत जी, एक शेयर मैं आपसे पता करता हूं जो हर साल ही हर कोई पूछता ही होगा और हर साल उसके बारे में चर्चा होती है, वो है आईटीसी। आईटीसी 2022 के अंदर चलेगा सर?
2021 के मुकाबले 2022 के अंदर अच्छा रिटर्न देगा ये? क्योंकि इसमें बैठक भी हो गई, उसमें ये भी पता लग रहा है कि आईटी बिजनेस को ये अलग करना चाहते हैं और अलग अलग बिजनेसेस को अलग करना चाहते हैं, वैल्यूएशन अच्छी रिच रखना चाहते हैं, अभी होटल कारोबार को बेचना नहीं चाहते। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में डिटेल निकल गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। 2022 में आईटीसी के अंदर क्या होगा सर? कुछ भी नहीं कि बहुत कुछ? तो देखिए, मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि कंपनी ने पॉजिटिव स्टेप्स लेने की शुरुआत कर दी है। और इसके अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो एक बात काफी क्लियर है कि जो भी इसमें बिकवाली आ रही है वो तकरीबन 200 के करीब या 220 के करीब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो रही है। अगर इसके ईयरली चार्ट देखते हो या तो क्वार्टरली चार्ट देखते हो तो एक बात काफी समझ में आती है कि पिछले 2014 से अगर आप देखिए तो इसका जो बेस बना है वो तकरीबन 210-220 के करीब का है और करंट लेवल से बिल्कुल हमें लगता है कि इसे लॉन्ग करके चले। इसमें जो फंडामेंटल अपसाइड है वो तो 290 से लेकर 300 की है, लेकिन अगर टेक्निकली भी अगर बात करें तो हमें लगता है कि ये स्टॉक जैसे एक फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन बना रहा है तो इसके जो इमीडिएट हाईएस्ट लेवल से जैसे 260-255 के हमें लगता है बिल्कुल इसे छू सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले, नो डाउट कि हमें इमीडिएट बेसिस पे कुछ नहीं देखने मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ से 3 से 6 महीने की अगर एक अवधि का अगर हम नजरिया रखते हैं तो बिल्कुल इसमें काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। राइट राजेश, रियल एस्टेट स्टॉक्स पर क्या व्यू बन रहा है आपका? इंडिया बुल रियल एस्टेट मामूली गेंस, गोदरेज प्रॉपर्टीज नीचे है। आपको लगता है कि रियल एस्टेट में जो एक अपमूव आया था वो अभी भी इंटैक्ट है? फंडामेंटल्स पे आज हमने ब्रिगेड एंटरप्राइज से बात की, बहुत सॉलिड कमेंट्री देखे गए, अभी सुनवाएंगे हम आपको उनका व्यू। लेकिन रियल एस्टेट्स में स्टॉक्स में कहां पे एक पोजीशन ली जा सकती है, या आपको लगता है ये अवॉइड एरिया? नहीं अजय जी, ये सेक्टर में जिस तरीके की तेजी बनी हुई है, जरूर तो कुछ हफ्तों से हमने देखा कि कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पूरे सेक्टर का एक बुलिश ही बना हुआ है। तो हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। ये जो डिप मिलती है या वोलेटिलिटी के चलते कहीं भी स्टॉक्स में एक करेक्शन मिलता है तो ये अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि अगर ओवरऑल पूरे सेक्टर के स्टॉक्स को एनालाइज करें तो ये सेक्टर अभी भी एक लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से एक बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और मोस्टली सारे ही स्टॉक्स में देखें तो सेम बिहेवियर यहाँ पे रिप्लिकेट हो रहा है चार्ट्स के हिसाब से। तो हमें लगता है कि ये सेक्टर को तो बिल्कुल फोकस में रखना चाहिए। जरूर कुछ स्टॉक्स में अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन ओवरऑल अगर सेटअप को एनालाइज करें तो ये बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है ये अपॉर्चुनिटी होगी जब भी डिप मिलती है इसको ऐड एंड एक्यूमुलेट करने की। जैसा आपने बताया ब्रिगेड बिल्कुल यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव सेटअप है। हमें लगता है ये स्टॉक में काफी बड़ी अपसाइड आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से स्टॉक एक कंसोलिडेशन करता हुआ दिख रहा है कुछ हफ्तों से, हमें लगता है जैसे ही स्टॉक 520-530 का लेवल क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक में 600-640 तक की भी अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। सेम में बात करें, जरूर इंडिया बुल रियल एस्टेट एक बड़ी रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है हमें लगता है, लेकिन ये स्टॉक में भी जिस तरीके से मंथली सेटअप के हिसाब से ब्रेकआउट हुए हैं, ये स्टॉक में भी आगे आने वाले महीनों में कहीं ना कहीं हमें 230-250 तक की अपसाइड बिल्कुल यहाँ से विजिबल है। और हमें लगता है ये स्टॉक को भी बाय एंड एक्यूमुलेट करना चाहिए। 135 के आसपास स्टॉप लॉस रखे, अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 230-250 तक के बिल्कुल आते हुए दिख सकते हैं। फेयर पॉइंट। एक्सिस बैंक, बैंकिंग तो क्लियरली यहां से एक तो श्रीकांत बैंक में एक पॉकेट है जो सबको पता है कि फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, आपका एक्सिस आईसीआईसीआई बैंक। कोटक और एचडीएफसी बैंक एक साइडवेज में चले गए थे लास्ट 1-1.5 साल, अब रिबाउंड आते हुए नजर आते हैं, पर उसके बाद भी 1600 और 1900 फॉर एग्जांपल रेंज है कोटक की। और एक है एकदम नीचे का लेवल जहां पे प्योर ट्रेडिंग होती है, आपके आरबीएल हो गए, बंधन हो गए। इस समय आपको रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग किसमें लगता है कि इन केस ये प्रॉपर रिवर्सल हो रहा है अगर बैंकिंग में, तो रिस्क रिवॉर्ड कहां पे अच्छा लगता है आपको स्ट्रॉन्गेस्ट इन तीनों पॉकेट्स में? बिल्कुल, तो हमें लगता है देखिए कॉर्पोरेट फेसिंग जितने भी बैंक है वहां पे फोकस करें और स्पेशली लार्ज कैप बैंक से वहां पे फोकस करें, क्योंकि अगर आप पिछले साल के अगर आप ओवरऑल रिटर्न्स को कंपेयर करते हो तो निफ्टी बैंक जो थी यानी कि प्राइवेट बैंक का जो सेक्टर है वो सबसे अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर था। इनफैक्ट उसने भी 4-5% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए थे, लेकिन 4-5% एज कम्पेयर टू 24% रिटर्न्स ऑफ निफ्टी काफी कम है। तो हमें लगता है कि ये साल में हम उन्हीं सब स्टॉक्स में खरीदारी देखेंगे और हमें लगता है स्पेसिफिकली आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे जो स्टॉक है कि जो दिग्गज बैंक है और जहां पे मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है,
हमें लगता है कि उन सब स्टॉक्स को खरीद के चले। मार्केट में अगर आप ब्रॉडर बेसिस पे देखें तो वैल्यूएशंस में उतना कंफर्ट नहीं आ रहा है क्योंकि काफी सारे आगे ट्रिगर्स हैं, लेकिन अगर कुछ एक स्टॉक्स जो वैल्यूएशन कंफर्ट्स में है और वहां पे अगर हमें क्वालिटी भी मिल रही है तो बिल्कुल हमें लगता है कि जो लार्ज कैप लार्ज साइज जो बैंक है हम उसे खरीदने की राय रख रहे हैं। ओके, चलिए इस बीच हम देख रहे हैं कि कुछ सिलेक्टेड मिड कैप स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स में अच्छी बाइंग दिख रही है। सेल देखिए अब करीब 3% ऊपर आ चुका है। टाटा स्टील दिन के ऊपरी स्तर पर है। वेदांता में भी अच्छी बाइंग दिख रही है, करीब 3.5% से ज्यादा ऊपर वेदांता इस पर कारोबार कर रहा है। राजेश, मेटल स्टॉक्स पर आपका व्यू जानना चाहेंगे, किसी तरह का कोई BTST ट्रेड दिख रहा है आपको इस समय? पूजा जी देखिए, इसमें हमें जो स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है, पहला तो हिंडाल्को यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव है। जिस तरीके से इसके फॉर्मेशन बने हुए हमें लगता है हिंडाल्को को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट लास्ट वीक में हुआ है, ये स्टॉक में हमें लगता है यहाँ पे 500-510 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है JSW स्टील का। ये स्टॉक में भी एक करेक्शन के बाद जिस तरीके से रिकवरी बनी है, हमें लगता है ये स्टॉक जैसे ही 675 के लेवल को क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक भी यहाँ से 710-720 तक की अपसाइड भी दिखाने का दमखम रखता है। स्टॉक में एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे ऑलरेडी इसमें होते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है इसमें भी यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 655 ये स्टॉप लॉस रखे, अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 700-720 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो हिंडाल्को और JSW स्टील ये दोनों स्टॉक पे हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं मेटल स्पेस से। बिल्कुल, एक और स्टॉक पर नजर डालिए। शिकायत आपसे सवाल होगा GMR इंफ्रा पर। स्टॉक में भी तेजी है, 47 के आसपास कारोबार कर रहा है और अपने 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है इस वक्त। क्या राय देंगे स्टॉक में? ऊपरी स्तरों पर है, अभी क्या करना चाहिए शेयर में जिनके पास पहले से ही है उनको? देखिए पूजा जी, अगर इस स्टॉक की अगर बात करें तो इसमें काफी सारे इन्वेस्टर पिछले कई सालों से अटके हुए हैं, बट फाइनली अगर आप देखें तो इसमें काफी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और इवेंचुअली फंडामेंटल डेवलपमेंट्स के बेसिस पे इसमें वॉल्यूम्स भी बनने चालू हुए हैं और जो प्राइस पैटर्न बना है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे काफी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना है। इनफैक्ट हम एवरी इसके क्वार्टरली नंबर्स के बाद या तो डेवलपमेंट्स के बाद इसमें एक बाय रिकमेंडेशंस रखते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ग्रेजुअली ये स्टॉक धीरे धीरे आने वाले शायद कुछ महीनों में ये शायद 70-75 के लेवल्स पे दिखा सकता है। तो काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना है, राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है और करंट लेवल से यानी कि 47 के करीब भी इसे खरीद के चले। 44 का स्टॉप लॉस रखे। स्टॉप लॉस में थोड़ा बढ़ा दे रहा हूं क्योंकि स्टॉक मिड साइज या तो स्मॉल साइज स्टॉक है, लेकिन पोटेंशियल काफी सारे हैं। तो 55 से लेकर 56 के टारगेट इमीडिएट बेसिस पे नजर आ रहे हैं, लेकिन ओवर द पीरियड हमें लगता है कि ये स्टॉक शायद 75 के लेवल्स दिखा सकता है। आज बैंकिंग की जब बात हो रही है तो ज्यादातर बैंक आज तेज है, लेकिन जिसमें सबसे कम बढ़त है वो बंधन बैंक है। लेकिन बंधन बैंक इतना एक्टिव है कि वो एक झटके में 1% तक के मूव दे रहा है। अभी अगर आप देखेंगे लास्ट के 10-15 मिनट में तो इसने अच्छी खासी रिकवरी अपने लो से दिखाने की कोशिश की है। राजेश जी, एक बार जरा बंधन बैंक के भी चार्ट चेक कर लीजिए ना। अगर बैंकिंग के अंदर कंसोलिडेशन के साथ तेजी आती है तो ज्यादा अच्छा होता है। पॉकेट्स में तेजी आती है तो क्या होता है, क्रैक हो जाता है, फिर बैंक निफ्टी टूटता नहीं है, चलता नहीं है। ये आपकी जो स्क्रीन पे बंधन बैंक है ना, ये देखिए लास्ट के 5-7 मिनट में किस तरह से कवरिंग करवा रहा है। ये अनड्यू प्रेशर होता है कि आप शॉर्ट्स कवर करें, जो शॉर्ट्स लेके बैठे होते हैं बंधन पे। एक बार आपका व्यू पॉइंट बंधन बैंक पे भी। तो डिम्पी जी, काफी बड़ा करेक्शन बंधन बैंक में देखने को मिला। अंडर परफॉर्मेंस पूरे सेक्टर के अलावा ये स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस बना हुआ था। बिल्कुल पूरे सेक्टर में आज अपमूव बना है, तो ये स्टॉक में भी थोड़ी रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है। बट हमें लगता है पुल बैक का ट्रेड है 265 270 ये इसके लिए मेजर हर्डल जैसा काम करेंगे इस पुल बैक में। तो छोटा ही ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है। 250 छोटा स्टॉप लॉस रखे, अपसाइड में 260-65 ये पहले टारगेट होंगे। हमें लगता है यहाँ तक ये स्टॉक का पुल बैक आते हुए दिख सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए क्योंकि ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर वीक जोन में है। ये पुल बैक का ट्रेड पूरे सेक्टर के साथ बनते हुए दिख रहा है ये स्टॉक में। तो छोटे स्टॉप लॉस से छोटे टारगेट के लिए ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है लॉन्ग साइड का। एक शेयर में आपको और नोटिस करवाना चाहूंगा, उस पर व्यू पॉइंट चाहिए, वो है PVR का। आज सुबह सुबह खबर ये आई कि एक मेगा ब्लॉकबस्टर मूवी RRR वो जो है उसकी डेट टल्स गई है।
तो थिएटर भी बंद कर दिए गए, हरियाणा में भी बंद कर दिए, दिल्ली में भी बंद कर दिए गए हैं और कई जगहों पर इसको बंद कर दिया गया। लेकिन पीवीआर में ऐसा कुछ दिखा नहीं, आज खुला तो कमजोर था लेकिन उसके बाद क्या शानदार बढ़त पीवीआर के अंदर आई, ऑलमोस्ट अपने डे हाई पे इसको क्लोज कर रहा है। ये इसकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ बता रहा है सर पीवीआर की, इसको होल्ड कर सकते हैं अगर इस तरह की खबरों के बावजूद भी पीवीआर इस तरह की क्लोजिंग दे तो। राजेश सर। तो डिम्पी जी देखिए, पिछले करेक्शन में स्टॉक ने जो लो बनाया था वो करीब था 1240 के आसपास से, और वापस से स्टॉक ने रीटेस्ट करके वो लेवल को वापस से रिकवरी दी है। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि स्टॉक 1240 के लेवल को होल्ड करते हुए दिख रहा है। अब ये रिकवरी का ट्रेड हमें लगता है 1370 1380 की तरफ यहाँ से बढ़ते हुए दिख सकता है। तो देखिए स्टॉक में अब रिवर्सल जो बना है उसका कंफर्मेशन होगा 1380 के ऊपर। अगर ये 1380 का लेवल क्रॉस कर लेता है इस पुल बैक में, तो फिर ये डबल बॉटम फॉर्मेशन इसमें बनते हुए दिखेगा और स्टॉक और भी हायर साइड पे यहाँ पे 1450 1480 तक भी मूव होते हुए दिखेगा। हालांकि रिस्ट्रिक्शंस डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे इस बिजनेस को, तो जरूर वॉलेटिलिटी रहेगी। तो कुछ समय के लिए हमें लगता है कंसोलिडेशन होगा। छोटे टारगेट के लिए 1380 तक के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है 1310 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, चलिए अब आखिरी कुछ मिनट रह गए हैं मार्केट की क्लोजिंग में और शानदार क्लोजिंग आज के सत्र में देखने को मिल रही है। निफ्टी देखिए करीब 270 अंकों से ज्यादा ऊपर बंद होने की तैयारी में है। सेंसेक्स 950 अंक ऊपर है। बैंक निफ्टी में भी शानदार तेजी आज लीड किया है बैंक निफ्टी ने और करीब 3% ऊपर इंडेक्स आज कारोबार कर रहा है। निफ्टी में देखिए आखिरी कुछ मिनटों में कोल इंडिया में शानदार तेजी आई 6% ऊपर, और आज ऑटो शेयरों में भी जो दिसंबर बिक्री के नंबर्स आए हैं वहां पर भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है और आज उसका असर ऑटो स्टॉक्स में भी देखा गया। आयशर देखिए 4.5% ऊपर है। इसके अलावा एनबीएफसी स्टॉक्स भी आज चल रहे थे। बजाज फाइनेंस आज टॉप था उसमें। इसके अलावा आखिरी कुछ मिनटों में हमने देखा मेटल शेयरों में भी अच्छी खरीदारी आई और टाटा स्टील इस वक्त ऊपर है। और बैंकिंग में तो देखिए लाइन है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक के कुछ ऐसे फ्रंटलाइन स्टॉक्स थे जहां पर भी शानदार तेजी देखने को मिली है। फार्मा और हेल्थ केयर से ज्यादा कुछ सपोर्ट नहीं दिखा आज, बट देखिए आखिरी कुछ मिनटों में वहां पर भी एक रिकवरी देखने को मिल रही है। सिप्ला करीब 1.5% नीचे है, डॉक्टर रेड्डीज 1% नीचे है, एमएनएम, डिवीज लैब ये सब मामूली गिरावट के साथ अभी क्लोजिंग दिखा रहे हैं। तो डिम्पी आज साल की शुरुआत है और मार्केट में भी देखिए पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये क्लोजिंग में आपका क्या व्यू होगा, कैसी लग रही है आपको आज की क्लोजिंग? बिल्कुल शानदार क्लोजिंग है और मैं बोलूंगा जो सबसे लैगार्ड सेक्टर था, सबसे बड़ा उभर के सेक्टर सामने निकल गया वो था बैंक्स और रुके हुए बैंक्स जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा थी उनका पार्टिसिपेशन अच्छा है। एक चीज आप और मार्केट की स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे, एडवांस डिक्लाइन, यानी कि पार्टिसिपेशन कितना है बाजार के अंदर का, हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक के मुकाबले 3 शेयर आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं जो कि अपने प्रीवियस लो अपने क्लोजिंग से ऊपर है। और प्रीवियस क्लोजिंग भी कोई बहुत खराब नहीं थी। अगर आप फ्राइडे का सेशन भी देखें और उसके बाद थर्सडे का सेशन भी देखें तो कोई बहुत अच्छे सेशंस निकले हैं, वो भी खराब सेशंस नहीं थे। तो आज मार्केट ने कंटिन्यूटी इफेक्ट दिखाया। एक और चीज मैं चेक कर रहा था वो था वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स, वो कितना रहता है, क्योंकि टिपिकली आज आप गैप अप नहीं हुए थे। क्या विक्स के अंदर बाद में कुछ तेजी आई है? ऐसा नहीं हुआ है। 16.5-17 का अभी भी विक्स बना हुआ है, यानी कि मार्केट के अंदर टिपिकली फंड्स की बाइंग मार्केट के अंदर दिख रही है। और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कल आपको एफआईज का आंकड़ा बाय में कैश में आता दिखे, क्योंकि उनकी तरफ से बैंक्स में अच्छी पोजीशंस बनती हैं। अगर आज का बैंकिंग के रिकवरी इसको ताजा खरीदारी आप मानते हैं तो नो डाउट कल एफआईज का डाटा पॉजिटिव आना चाहिए, ऐसा प्रोबेबिलिटी है, ये तो समझा ही जा सकता है। राजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया और फर्स्ट डे इस साल के। और साथ ही श्रीकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया। तो आज इस ऐतिहासिक बढ़त के साथ हम फिर से बढ़े हैं। जनवरी का महीना अच्छा रहा, अभी तक तो फर्स्ट डे तो बेहतरीन रहा और उम्मीद करते हैं कि पूरा जनवरी बेहतर रहेगा। इस बार प्री बजट रैली को भी आप इसको कह सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर आज दोनों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल मेरे को और पूजा को और साथ ही अजय को भी इजाजत दे सकते हैं। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।